हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसिस एलएलबी के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन 24 मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। जो प्रोसीडिंग्स की जो खर्चा होता है वो सेक्शन 24 के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं, और जो केस के प्रोसीडिंग के दौरान हिंदू मैरिज एक्ट की कोई भी प्रोसीडिंग है उसके दौरान जो एप्लीकेशन लगाते हैं मेंटेनेंस के लिए वो इंटरिम मेंटेनेंस मिलता है, वो सेक्शन 24 था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 25 सेक्शन की, जिसमें परमानेंट जो लमसम अमाउंट जो होता है वो मिल जाता है। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो। अब सेक्शन 25 के सब सेक्शन 1 में क्या कहा गया है? एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन अंडर दिस एक्ट मे एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिग्री और एट एनी टाइम subsequent thereto on application made to it for the purpose by either the wife or the husband, as the case may be ordered, that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant, as having regard to the respondent's own income and other property, if any, the income and other property of the applicant, the conduct of the parties and other circumstances of the case, it may seem to the court to be just, and any such payment may be secured if necessary by a charge on the immovable property of the respondent। इसमें सब कुछ बताया गया है। वैसे मैं अब धीरे धीरे सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हु कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 फॉर परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। जो सेक्शन 25 की एप्लीकेशन है वो आइदर स्पाउस कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, कोई भी क्लेम कर सकता है सेक्शन 25 की एप्लीकेशन लगा के ये जो परमानेंट मेंटेनेंस है और एलिमनी के लिए। ये जरूरी नहीं है कि जो वाइफ है वही क्लेम करेगी सेक्शन 25 के अंदर, जो हस्बैंड है वो भी कर सकता है अगर वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए और उसके पास कोई सोर्सेज नहीं है इनकम के। जो कोर्ट है वो कब ऑर्डर पास करती है सेक्शन 25 के अंदर परमानेंट मेंटेनेंस का और एलिमनी का? जब मेन पिटीशन अगर कोई है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर कोई मेन पिटीशन चल रही है सेक्शन 9 की है या फिर डाइवोर्स की कोई पिटीशन है, तो उसमें जब फाइनल आर्गूमेंट हो जाएगी, फाइनल आर्गूमेंट होगी, ठीक है, उसके होने के बाद जो सेक्शन 25 की एप्लीकेशन है वो भी डिसाइड हो जाएगी पिटीशन के साथ ही। जब कोर्ट केस को डिसाइड कर रही है, ठीक है, तब कोर्ट परमानेंट मेंटेनेंस भी डिसाइड कर सकती है, कर देगी मतलब, और लमसम अमाउंट जो है वो बता देगी कि एप्लीकेंट को पे करना है रिस्पोंडेंट के द्वारा, कि रिस्पोंडेंट को पे करना होगा एप्लीकेंट को। जो लमसम अमाउंट है वो बता सकती है या फिर पर मंथ का भी बन सकता है कि पर मंथ आपको इतना इसको मेंटेनेंस देना है और ये हमने बांध दिया खर्चा आपका कि आपको देना ही पड़ेगा हर मंथ ही। और लमसम भी कर सकती है, दोनों में से मतलब एक ऑर्डर होगा। ये नहीं है कि लमसम अलग कर दिया परमानेंट अलग कर दिया, ऐसा नहीं है, दोनों में से एक ऑर्डर हो सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी डिग्री पास होती है ना, तो उस टाइम पर ही या उसके बाद जो है सेक्शन 25 की एप्लीकेशन जो डिसाइड कर दी जाती है। लेकिन जो सेक्शन 24 हमने पढ़ा था वो एप्लीकेशन क्या थी? जब प्रोसीडिंग चल रही है, या तो केस फाइल करने के दौरान फाइल हो जाए वो, या केस के साथ फाइल हो जाए, केस के दौरान फाइल हो जाए, मतलब केस चल रहा हो तब सेक्शन 24 की एप्लीकेशन जो है वो फाइल होती है और डिसाइड भी होती है। और जो मंथ उसमें होता है इंटरिम मेंटेनेंस। ये सेक्शन 25 जो है ये मेंटेनेंस जो है परमानेंट मेंटेनेंस है। ये जो डिग्री जो है पास होने के बाद ही जो इसका ऑर्डर होता है, ऐसा नहीं है कि बीच में ऑर्डर होगा, डिग्री पास होने के बाद होगा और बाद में देना होगा। The court has power to pass an order of permanent alimony and maintenance even when petition is dismissed or decreed, because petition allowed or denied is a degree under section 25। हमने आपको सेक्शन 24 जो आपको वीडियो शेयर की थी तब हमने आपको बताया था कि अगर पिटीशन डिसमिस हो जाती है, हम सेक्शन 24 की बात कर रहे हैं, तो जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन है वो मूव नहीं कर सकते, और ना वो अलाउ होगी अगर मूव कर भी दी, क्योंकि वो इंटरिम मेंटेनेंस था। जब पिटीशन ही डिसमिस हो गई तो इंटरिम मेंटेनेंस का तो काम ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अब सेक्शन 25 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 25 के अंदर क्या कहा गया है कि कोर्ट को पावर है, कोर्ट हैज़ पावर टू पास ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इवन व्हेन पिटीशन इज डिसमिस। अगर पिटीशन डिसमिस भी हो गई है तब भी कोर्ट जो है सेक्शन 25 की एप्लीकेशन अलाउ कर सकती है, और आपको मेंटेनेंस जो है परमानेंट देना होगा, एलिमनी भी
का ऑर्डर कर सकती है कोर्ट, जो पिटीशन डिसमिस होने से कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी पिटीशन डिसमिस होती है तो डिग्री पास होने के बाद आप उसमें सेक्शन 25 की एप्लीकेशन, परमानेंट मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और पिटीशन डिसमिस होना भी एक डिग्री होता है, जो पिटीशन डिसमिस होगी तभी डिग्री हुई, अगर पिटीशन अलाउ हुई तभी डिग्री पास होने के बाद ही सेक्शन 25 का ऑर्डर होता है। इसमें साफ लिखा गया है सेक्शन 25 जो है वो एप्लीकेशन कब होगी, जो कब फाइल होगी, जब डिग्री पास होगी। इसमें लिखा हुआ है देखो, एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन अंडर दिस एक्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिग्री। एनी डिग्री का मतलब क्या है, चाहे वो डिसमिस हुई है पिटीशन, चाहे वो अलाउ हुई है। इसमें डिग्री वर्ड का यूज़ करा गया, समझ गए ना आप, चाहे डिसमिस हुई चाहे अलाउ हुई है। रिजेक्शन ऑफ जो पिटीशन है उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और कब एप्लीकेशन फाइल होगी, ये सब हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि जो कोर्ट है, कोर्ट सेक्शन 25 की एप्लीकेशन को कैसे डिसाइड करेगी। इसमें लिखा हुआ है देखो, सेक्शन 25 का सब सेक्शन जो 1 है, द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड अदर सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस इट मे सीम टू द कोर्ट, ये भी कोर्ट देखेगी, ठीक है। और जो पार्टीज़ का वो स्टेटस देखेगी। सबसे पहले देखा जाता है जो पार्टीज़ हैं, हस्बैंड और जो वाइफ हैं, उन दोनों का स्टेटस देखा जाएगा कि उनका जो पार्टीज़ का इनकम जो है, इनकम और सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से उनकी इनकम आ रही है। पिटिशनर का भी देखा जाएगा और रिस्पोंडेंट का भी देखा जाएगा, दोनों की इनकम कितनी है, वो देखने के बाद ही डिसाइड होता है। और जो दूसरा है वो क्या देखा जाएगा, दोनों पार्टीज़ का जो एक्ट एंड कंडक्ट है वो देखा जाएगा। जो सेक्शन 24 था उसमें एक्ट एंड कंडक्ट कोई मैटर नहीं करता था, लेकिन सेक्शन 25 के अंदर मैटर करता है, वो देखा जाएगा। और कोर्ट इग्नोर नहीं करेगी इस बात को कि अगर जो एप्लीकेंट है, जिसने एप्लीकेशन फाइल करी है सेक्शन 25 के लिए परमानेंट मेंटेनेंस लेने के लिए, अगर उसका कंडक्ट खराब है तो कोर्ट उसको इग्नोर नहीं करेगी। कि वो कोर्ट देखेगी जो पिटिशनर है उसकी क्या गलती है और कितनी गलती है, ठीक है। वो क्वांटम ऑफ जो मेंटेनेंस जो है उसको इफेक्ट करेगा वो। अगर कोर्ट ने फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट ने 15,000 रुपये खर्चा बांधना है, 15,000 रुपये मेंटेनेंस देना था जी पर मंथ का, परमानेंट मेंटेनेंस का, कोर्ट क्या करेगी, 10,000 का ऑर्डर कर देगी। अगर जो एप्लीकेंट है उसको पिटिशनर है उसका कंडक्ट ठीक नहीं लगता कोर्ट को, या फिर उसके खिलाफ कोई एलिगेशन इस तरह का आया जो प्रूव भी हो चुका था। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे वाइफ ने कोई एक पिटिशन फाइल करी, ठीक है, अडल्ट्री में या अडल्ट्री में डिवोर्स के लिए फाइल करी है, और वो प्रूफ नहीं कर सकी, और उल्टा जो हस्बैंड है उसने प्रूफ कर दिया उसके खिलाफ, और पिटिशन जो है वाइफ की डिसमिस होगी, ठीक है। तो वाइफ जो है सेक्शन 25 की एप्लीकेशन लगा रही है, तो क्या होगा, कोर्ट उसको मेंटेनेंस देगी, लेकिन सारे जो उसका एक्ट एंड कंडक्ट है उसको भी ध्यान रखेगी और उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर करेगी। और कोर्ट ये भी देखेगी इसके अंदर कि डिपेंडेंट जो रिस्पोंडेंट है उसके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, उसकी फैमिली में उसकी सिस्टर्स हैं, उसके मदर फादर हैं, ठीक है, या फिर उसका कोई बच्चा है, चाहे वो फर्स्ट मैरिज से हो या इस मैरिज से हो, ठीक है। तो वो चीज़ें भी कोर्ट देखेगी कि उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन है। उन सबको देखते हुए उसके बाद ही कोर्ट परमानेंट जो मेंटेनेंस का या एलिमनी का ऑर्डर पास कर सकती है, क्योंकि ये बातें देखनी जरूरी होती हैं, क्योंकि जो डिपेंडेंट है उनको भी मेंटेन करना जो रिस्पोंडेंट की ड्यूटी होती है। अब हम बात करते हैं वॉइड मैरिज की और वॉइडेबल मैरिज की, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। जिसकी मैरिज वॉइड है या जिसकी मैरिज वॉइडेबल है, ठीक है, और उनको डिग्री मिलेगी कोर्ट से, उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज के लिए या फिर सेक्शन 12 के लिए वॉइडेबल मैरिज के लिए, और जो हक जो ऑर्डर है वो उनके हक के अंदर आ गया वॉइडेबल मैरिज का या वॉइड मैरिज का। कोर्ट ने कह दिया भी हाँ भी ये तो वॉइड मैरिज है। अब जो बात होती है कि सेक्शन 25 का जो रिलीफ है वो पार्टीज ले सकती हैं, हाँ ले सकती हैं वो, क्योंकि जो सेक्शन 11 की पिटीशन थी या 12 की पिटीशन थी उसके अंदर भी क्या होगा, डिग्री पास होगी, और डिग्री वर्ड ही यूज़ करा गया है सेक्शन 25 के अंदर। डिग्री पास होने के बाद सेक्शन 25 की एप्लीकेशन जो है उसको कोर्ट डिसाइड कर सकती है। तो जो अगर मान लो वाइफ है उसने बायोगेमी परफॉर्म करी, ठीक है, तब भी वो मेंटेनेंस जो है परमानेंट मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दे सकती है सेक्शन 25 की, और अलाउ भी उसकी हो सकती है। अब बात करते हैं अगर सेक्शन 25 के अंदर ऑर्डर हो गया, ठीक है, कि आपको इतना मेंटेनेंस देना है पर मंथ, ठीक है, तो अब बात ये होती है कि वो कब तक मेंटेन करेगा रिस्पोंडेंट जो है उसको, पिटिशनर को, एप्लीकेंट को। जब तक पिटिशनर जिंदा है जिसको मेंटेनेंस मिलना है तब तक रिस्पोंडेंट पिटिशनर को मेंटेन करेगा।
ऐसा नहीं है कि पिटिशनर की डेथ होगी तब कैसे मेंटेन करेगा उसको, ठीक है। अगर पिटिशनर की डेथ होगी तो रिस्पोंडेंट जो मेंटेनेंस है वो नहीं देगा, क्योंकि जिसका मेंटेनेंस देना था, जिसका मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था, अगर वही जिंदा नहीं रहा तब तो मेंटेनेंस जो है देना बनता ही नहीं बाद में किसी और को भी। या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो पिटिशनर है उसकी डेथ होगी जिसके हक में ऑर्डर हुआ था मेंटेनेंस देने का, जो रिस्पोंडेंट है वो अपनी इनकम जो है पिटिशनर के बच्चों को देगा, ऐसा भी नहीं होता है उसके मदर फादर को देगा, ऐसा नहीं होता। जब पिटिशनर की डेथ होगी तो जो ऑर्डर है तो उस ऑर्डर की भी कोई वैल्यू नहीं रहती उसके बाद। अब एलिमनी जो है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है कि एक साथ सारा अमाउंट दे देना, लमसम अमाउंट जो होता है मेंटेनेंस का, या फिर जो पर मंथ ऑर्डर करती है कोर्ट कि कितनी पेमेंट देनी है, ठीक है, तो वो होता है। सेक्शन 25 सब सेक्शन 2, इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज ए चेंज इन द सर्कमस्टांसिस ऑफ आइदर पार्टी एट एनी टाइम आफ्टर इट हैज़ मेड an order under subsection 1, it may at the instance of other party vary, modified or rescind any such order in such manner as the court may deem just। इसमें बताया गया कि अगर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर कोई ऑर्डर पास होता है परमानेंट मेंटेनेंस का, और उसके ऑर्डर पास होने की वजह से कोई ऑर्डर पास हो गया कि मेंटेनेंस बता दिया भी इतना मेंटेनेंस आपको पर मंथ देना है, ठीक है, लेकिन आगे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, जो रिस्पोंडेंट है उसकी इनकम बढ़ गई है या कम हो गई है, तो उनको देखते हुए भी कोर्ट को अगर लगता है, अगर कोई पार्टी अप्रोच करती है फिर से भी देखो ये जो ऑर्डर हुआ था ऐसे हुआ था और ऐसे नहीं हो सकता कि वो पे नहीं कर सकता पेमेंट उतनी, या फिर जो रिस्पोंडेंट है उसकी इनकम बढ़ गई है, तो जो कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट उसको ऑर्डर को जो है मॉडिफाई कर सकती है। अब सेक्शन 25 सब सेक्शन 3, इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट the party in whose favor an order has been made under this section has remarried, or if such party is the wife that she has not remarried chaste, or if such party is the husband that he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock, it may at the instance of the other party vary, modified or rescind any such order in such manner as the court may deem just। सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के अंदर बताया गया कि अगर जो वाइफ है अगर वो मैरिज कर लेती है उसके और उसी के हक के अंदर ऑर्डर हुआ था सेक्शन 25 के अंदर परमानेंट मेंटेनेंस का, उसको मंथली मान लो एग्जाम वो मिलता था मेंटेनेंस, ठीक है, तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर जो है मॉडिफाई कर देगी कभी भी अगर कोर्ट को लगता है, सेटिस्फाई कोर्ट हो जाती है, या फिर जो हस्बैंड है उसके हक में ऑर्डर हुआ था और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है आउटसाइड वेडलॉक, मतलब अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ, तब भी जो कोर्ट है वो ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है। या फिर वो बिना किसी से शादी करे रिलेशन बनाता है तब भी जो है जो कोर्ट है वो ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है। और इवन जो वाइफ है अगर वो रीमैरिज कर लेती है, अब जो वाइफ है उसने जो ऑर्डर जो करवाया था परमानेंट मेंटेनेंस का क्या बोल के करवाया था कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तब कोर्ट ने सेक्शन 25 के अंदर ऑर्डर कर दिया था वाइफ के हक के अंदर, और उसके बाद वो मैरिज कर लेती है, रीमैरिज कर लेती है, डाइवोर्स उसका हो गया था, उसने मैरिज कर ली फिर से, और मैरिज अगर उसने कर लिया तो जो हस्बैंड है अगर वो प्रूफ कर देता है कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा के, तब क्या होगा, तो जो कोर्ट है जो ऑर्डर है वो डिसमिस भी कर सकती है, जो ऑर्डर उसके हक के अंदर मेंटेनेंस का हुआ था या हस्बैंड के हक के अंदर हुआ, तो उसने जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी से कर लिया विदाउट मैरिज किसी से, तब भी जो है ऑर्डर उसके हक में अगर हुआ था कोई तो वो डिसमिस हो सकता है। और जो सेक्शन 25 का जो हमने अभी आपको सब सेक्शन 2 बताया था, जो सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, जैसे 125 जो CRPC है उसके अंदर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, ठीक है, वाइफ के हक के अंदर, और जो फ्यूचर के अंदर जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज होते हैं, तो उसमें भी 127 है कि ऑर्डर को अगर चेंज करवाना है आपने कि महंगाई बढ़ गई है या तो, ठीक है, या फिर इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो गई है रिस्पोंडेंट की। इसी तरह जो सेक्शन 24 का सब सेक्शन 2 है वो भी इसी की तरह ही है कि सर्कमस्टांसेस को देख के जो ऑर्डर था परमानेंट मेंटेनेंस का वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो सेक्शन 25 है वो कहाँ अप्लाई नहीं होता। जैसे सेक्शन 13B की जो डाइवोर्स की पिटीशन होती है, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स फाइल करते हैं हस्बैंड और वाइफ, और उनका सेटलमेंट तो पहले ही हो जाता है,
कि उन्होंने क्या लेन देन करना है। ऐसा नहीं होता कि 13B की पिटीशन डिसाइड होगी, ठीक है, उसके बाद 25 की एप्लीकेशन मूव कर दी, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर ये एप्लीकेशन नहीं लगती, जो बाकी के सेक्शंस हैं उसमें लगती है, हमने आपको जो बताया। अब कुछ केस लो देख लेते हैं। अब ये जो केस है, सबसे पहले केस है गुलाब वर्सेस कामत का, AIR 1985 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा था वाइफ इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस इवन इफ द डिग्री वाज पास्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री। इस केस में क्या हुआ था, जो वाइफ है उसने अडल्ट्री परफॉर्म की थी और जो हस्बैंड है उसने अडल्ट्री के ग्राउंड के ऊपर वाइफ से डिवोर्स ले लिया था, उसने प्रूव कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो वाइफ है उसने परमानेंट एप्लीकेशन लगाई थी परमानेंट मेंटेनेंस के लिए। तो जो कोर्ट है उसने कहा था इस केस के अंदर, चाहे वाइफ की खुद की गलती है लेकिन जो वाइफ है वो फिर भी जो है मेंटेनेंस ले सकता है, लेकिन जो उसकी अगर गलती है तो उसका जो इफेक्ट है वो क्वांटम वो मेंटेनेंस के ऊपर पड़ेगा, वाइफ को मेंटेनेंस कम मिल जाएगा, ये हो सकता है। अब इसके बाद एक केस है जगदीश वर्सेस मंजुला। इस केस में क्या हुआ था, वाइफ कैन नॉट बी डिनाइड फॉर मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड डिग्री वाज पास अगेंस्ट हर ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। ये भी उसी तरह से है, हस्बैंड ने प्रूव कर दिया था कि जो उसकी वाइफ है क्रुएल्टी कर रही है, ठीक है, और जो हस्बैंड है उसे डिवोर्स भी मिल गया था। अब वाइफ ने सेक्शन 25 की एप्लीकेशन लगा दी डिवोर्स की डिग्री पास होने के बाद। हस्बैंड ने जो ऑब्जेक्शन किया तो कोर्ट ने कहा कि जो वाइफ है उसका राइट है सेक्शन 25 के अंदर मेंटेनेंस लेना, उसका राइट है। अगर उसने क्रुएल्टी की थी तो क्वांटम मेंटेनेंस के टाइम पे इफेक्ट होगा, तब देखा जाएगा कि मतलब इसमें क्या ऑर्डर करना है। कंडक्ट के गलत होने से इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो परमानेंट एप्लीकेशन दे रहे हैं मेंटेनेंस के लिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेक्शन 25 के अंदर चाहे वाइफ गलत है, चाहे उसने अडल्ट्री परफॉर्म करी है, तब भी जो वाइफ है वो मेंटेनेंस ले सकती है। इसके ऊपर काफ़ी केस लॉ हैं। तो वाइफ का जो मेंटेनेंस का जो राइट है वो ले सकती है और हस्बैंड की ड्यूटी है उसे मेंटेन करना, उसकी जो परमानेंट जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो हो सकता है। अब जो बात आती है कि जहाँ पे मेंटेन ना करना पड़े वाइफ को, तो कोर्ट कहती है कि अगर जो वाइफ है अगर वो अर्न कर रही है, वो कमाती है और हेल्दी है, ठीक है, हेल्पलेस नहीं है और वो हस्बैंड से ज़्यादा कमाती है, तब उसे रिफ्यूज़ करा जा सकता है मेंटेन करने से। लेकिन जो वाइफ है अगर वो कम कमाती है हस्बैंड से, तब जो वाइफ है उसका राइट बन जाता है, वो क्लेम कर सकती है और हस्बैंड को मेंटेन करना होगा, क्योंकि जो हस्बैंड है वो ज़्यादा कमा रहा है। अब वाइफ कमा रही है 10,000 रुपये महीने के और जो हस्बैंड है वो 1 लाख कमा रहा है, तो मेंटेनेंस जो है देना पड़ेगा उसे। सेक्शन 25 की अगर एप्लीकेशन लगती है उसको प्रूव करना होगा बस। और कोर्ट जो है वो सोर्स ऑफ इनकम देखेगी, डिपेंडेंट देखेगी रिस्पोंडेंट के ऊपर कौन कौन है, ये सब कुछ देखते हुए उसके बाद ही कोर्ट जो है ऑर्डर सुनाएगी। आपको सेक्शन 25 समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे। और जो हिंदू मैरिज एक्ट की बाकी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। वैसे हमने प्लेलिस्ट भी अलग से बनाई है, तो वीडियोस को आप जो स्टूडेंट्स हैं LLB के जो स्टूडेंट्स हैं या BA LLB के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें और एडवोकेट्स के साथ आप शेयर करें वीडियोज़ को, ताकि उनके काम आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।